जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में, ताकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आए तो आप आसानी से उसको हल कर पाएँ। तो चलिए अपने विषय वस्तु पर चलें। तो आज हम लोग सीखेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के थे, ये कौन थे। तो जीन पियाजे जो स्विट्ज़रलैंड के थे और ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग और नाम से जान सकते हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक विकास, और या विकासात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको, या अवस्थाओं का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न दे देता है कि संज्ञानात्मक विकास जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो अगर आपको जो ऑप्शन में नज़र आ जाए ज्ञानात्मक विकास के रूप में, या विकासात्मक सिद्धांत के रूप में, या अवस्थाओं के सिद्धांत के रूप में, तो तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में नज़र आ जाए उसको आप टिक कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो और देखिए, जीन पियाजे जो थे ये अपने बच्चों पे और जो है आस पड़ोस के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि इसके ऊपर बहुत ही आलोचना भी हुआ था। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है, वो जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करेंगे ही। तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं। तो जीन पियाजे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वह हम लोग को बताए थे कि जो बच्चे होते हैं वह सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, यानी जो उसमें ज्ञान यानी नॉलेज लेने का जो क्षमता होता है वह सक्रिय होता है। यानी कि सक्रिय का मतलब हो गया कि वह एक्टिव रहता है, किसी भी चीज़ को आसानी से सीखने का उसमें क्षमता होता है। और उसे नन्हे वैज्ञानिक भी बोला, यानी कि कुछ यह इन्वेंट भी कर सकता है, कोई भी चीज़ का खोज भी कर सकता है, इसी वजह से उसको नन्हे वैज्ञानिक भी बोला। और अगला बोला कि ये संसार के बारे में ये अपना खुद सिद्धांत को जो है रखता है और उसको जो है प्रूव करके दिखाता है। यही एक्सपेरिमेंट करने के बाद जीन पियाजे ने हम लोग को बताए थे। और जो संज्ञानात्मक विकास होता है जो जीन पियाजे दिए थे, यह 4 स्टेप में बताए थे, 4 अवस्थाओं में बताए थे। पहला था संवेदी पेशी, दूसरा था पाक परख संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक भी बोलते हैं इसको, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा था औपचारिक या उसको बोल सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको जानने से पहले हमको जानना होगा उससे जो महत्वपूर्ण पद संबंधित है उसको सीखेंगे। उसके बाद हम चारों अवस्थाओं के बारे में एक एक करके डिटेल्स में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक आखिर है क्या। तो संज्ञानात्मक विकास आखिर हम बोलते किसको हैं। तो संज्ञानात्मक विकास हम लोग उसको बोलते हैं जो सोचना, चिंतन करना, या स्मरण करना, या मनन करना, या ध्यान लगाना, ये सब संज्ञानात्मक विकास के पहलू हैं। ये सब के बिना संज्ञानात्मक विकास हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग चलिए और कुछ महत्वपूर्ण पद को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मानसिक संरचना, उससे रिलेटेड जो है, यानी कि जो 4 अवस्था बताए थे उससे महत्वपूर्ण पद ये रिलेट है या संबंधित है। तो पहले हम लोग इसको सीखते हैं एक एक करके। तो पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मानसिक संरचना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल स्ट्रक्चर, जो कि जन्म के बाद, यानी बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म के बाद जो कुछ भी वह देखता है, यानी कि जो कुछ भी वह बच्चा देखेगा या वो कुछ समझेगा या सुनता है, उससे उस बच्चा में क्या होता है, उसका ब्रेन में, उसका दिमाग में उसका जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी उसका संरचना बनावट बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मानसिक संरचना बोलते हैं। इसे पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है, यानी जो पहले वाला ज्ञान भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो मानसिक संरचना में जो भी ज्ञान हम लोग का एकत्रित होता है, यह समय और परिस्थिति के साथ क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, बदलते रहता है। आगे चलें हम लोग। दूसरा है अनुकूलन, जिसको हम लोग अनुकूलन, यानी पियाजे के अनुसार बालक में वातावरण के साथ समायोजन करने की जो प्रवृत्ति होती है या जन्मजात होती है। यानी बोलता है कि पियाजे के अनुसार यानी बच्चा को बोले कि जो बच्चा होता है वो अपने वातावरण के साथ, ठीक ना, वातावरण क्या होगा, इन्वायरमेंट, यानी कि परिवेश के साथ वह क्या होता है, घुल मिल जाता है, समायोजित कर लेता है। यह प्रक्रिया भी जो है 2 उपकारकों पे डिपेंड करता है। पहला होता है आत्मसातकरण, दूसरा होता है समायोजन। आत्मसातकरण का मतलब हो गया कि अपने आप में, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन, और दूसरा होता है समायोजन, यानी कि परिवेश के साथ क्या करेगा, घुल मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो एक एक करके दोनों के बारे में बढ़िया से सीखते हैं। उसके बाद तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। आत्मसात्करण क्या होता है? यानी कि बोलता है पूर्व ज्ञान की सहायता से जो नए ज्ञान को सीखता है व्यक्ति या बच्चा, उसे आत्मसात्करण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि क्या बोला कि पूर्व ज्ञान की सहायता से मदद लेके नया ज्ञान को सीखता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आत्मसात्करण बोलते हैं। यानी कि पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले मानसिक संरचना में भी क्या होता है, उसको हम लोग पूर्व ज्ञान बोल रहे थे, यानी पहले वाला ज्ञान बोल रहे थे। यानी बच्चा जो देख रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था, उसी के आधार पे तो बोलता उसी की सहायता लेकर कोई नया ज्ञान को सीख रहा है। यानी कोई बच्चा कोई कुत्ता को देख लिया, देखने के बाद कुत्ता क्या होता है? काला होगा, उजला होगा, यानी कोई भी कलर का बच्चे को कुत्ता आप दिखा दिए तो क्या होगा? भू भू करेगा। लेकिन वहीं पे आप अगर जब छोटा सा कुत्ता, यानी उस कुत्ते को, बच्चा को, पिल्ला को दिखा देंगे, तो वहाँ पे बच्चा जो है वह क्या करेगा? पहले वाला ज्ञान जो कुत्ता को दिखाए थे उसी के आधार पे वह क्या करेगा? वो भी भू भू कर रहा था, तो ये छोटा बच्चा, मतलब कुत्ता का जो छोटा बच्चा है वह भी भू भू कर रहा है, तो इसका मतलब करेगा वो ये भी लगता है कुत्ता ही है। तो यहाँ पे क्या किया कि पूर्व ज्ञान की सहायता मदद लेके नया ज्ञान को सीख लिया। इसी को बोलते हैं आत्मसात्करण, इसी को बोल देते हैं हम लोग आत्मसात्करण। अब हम लोग देखते हैं समायोजन, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अगला देखते हैं समायोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। इसमें बोलता है कि पूर्व ज्ञान को छोड़कर या परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी यहाँ पे देखिए क्या बोला कि पूर्व ज्ञान को छोड़ देना है या उसमें परिवर्तन करके, यानी उसमें क्या करेगा? परिवर्तन कर देगा। उसके बाद वातावरण के साथ क्या करेगा? तालमेल बैठा लेगा। क्या करेगा? तालमेल बिठा लेगा। उसी को हम लोग समायोजन कहते हैं। जैसे कि आप अभी जो है थोड़ा सा एग्जांपल में हम समझा रहे थे कि कुत्ता को लिए थे, अब उसी के जगह पे आप बिल्ली को दिखा दीजिए। लेकिन बिल्ली को देखने के बाद बच्चा वहाँ पे क्या करेगा? पहले वाला ज्ञान की सहायता नहीं लेगा, वह डायरेक्ट सीखेगा कि नहीं ये बिल्ली है, ये म्याऊं म्याऊं करती है। लेकिन कुत्ता जो था वहाँ पे भू भू कर रहा था, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो अब नई ज्ञान की जहाँ पे हम सहायता नहीं लेंगे, डायरेक्ट कोई भी वस्तु को सीख लेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समायोजन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला आता है स्कीमा। स्कीमा से तात्पर्य है कि ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। यानी कहने का है सामान्यीकरण का मतलब हो गया कि छोटा बच्चा बॉल पकड़ा, आइसक्रीम को चूसना, ये सब सामान्यीकरण है, ये सब नॉर्मल कॉम है। अगला देखते हैं हम लोग स्कीम्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि ये एग्जाम में बहुत, ये वाला जो नीचे वाला दोनों टॉपिक है, ये बहुत ही आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो स्कीम्स और ये जो है स्कीमा। ऐसे तो सब टोटल ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्कीम्स अब हम लोग देख लेते हैं। तो स्कीम्स क्या होता है कि बोलता है कि व्यवहार का संगठित पैटर्न जिससे आसानी से दोहराया जा सके, यानी रिपीट किया जा सके। व्यवहार का बोला कि व्यवहार का संगठित पैटर्न, जिसे क्या बोला? संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाता है। जैसे कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार होता है, या स्कूल के लिए तैयार होता है, तो वह क्या पर डे स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार होता है? रविवार को छोड़ के 5-6 दिन बच्चा क्या होता है? रोज़ तैयार होता है अपने से। और ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। स्कूल बैग को पैक करना, या स्कूल जाने के लिए तैयार होना, या नाश्ता करना, ये सब क्या है? तो यह रिपीट होते रहता है, पर डे करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कीम्स बोलते हैं। ये सब स्कीम्स का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं जो प्याजे महोदय थे, जो 4 अवस्था के बारे में हम लोग को बताए थे, जो कि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न नेसेसरी रूप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वह सीटेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं ये जो 4 अवस्थाएं दिए हुए थे उसको। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं के बारे में पूछे थे। कितने बताए थे? 4 अवस्थाओं। आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट रूप से पूछ देता है कि जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में, यानी बच्चे के 4 अवस्थाओं के बारे में निम्न में से किसने बताए थे। तो आपको जहाँ पे मिल जाएगा प्याजे महोदय, वहाँ पे खट से मार देना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये 4 अवस्था कौन कौन सा है। तो पहला है संवेदी पेशी अवस्था।
संवेदी पेशी अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर। इसको एक और नाम से जाना जाता है इंद्रजनित गामक अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आपका होता है जन्म से 2 वर्ष का। जन्म से कब तक का, यानी जन्म से 2 वर्ष का। आपको पूछ देता है एग्जाम में कि संवेदी पेशी अवस्था जो होता है वह अवस्था कब खत्म होता है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा 0, 3, 4, 2। तो आप ऑप्शन क्या मारेंगे, 2 मार देना आपको। तो संवेदी पेशी अवस्था जो है वहाँ कहाँ पे समाप्त होता है, जाके 2 वर्ष में। ठीक, चलिए आगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए अगला दूसरा अवस्था किसको बोला था। इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको एक और नाम से जाना जाता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अगर हिंदी में आपको वर्ड याद नहीं रहता है तो इसको चुपचाप कुछ नहीं करना है, आपको इंग्लिश वर्ड को याद रख लेना। जैसे प्री ऑप्शनल स्टेज बोलते हैं इसको, प्री ऑप्शनल स्टेज। हिंदी में भी जो है सेम रहेगा और इंग्लिश में भी सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये 2 से 7 वर्ष होता है। कितना, 2 से 7 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। अभी चारों के बारे में एक एक करके बढ़िया से जो है सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था और इसी को बोला जाता है, ये सब या में है, ठीक ना, ये नहीं समझ लेना कि ये सब अवस्था है, ये सब एक ही अवस्था का नाम है। जैसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको, या कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में दिखने के लिए मिल जाएगा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो इसको जान लेते हैं अच्छा तरीक़ा से। तो इसको इंग्लिश में या आपको ठोस संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ रहे, या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ रहे, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ रहे, सबका अंग्रेजी वर्ड जो होगा वह सेम रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष होता है। कितना होता है, 7 वर्ष से 11 वर्ष। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। तो चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त यानी कि जो मूर्त रूप से जो दिखाई नहीं देता है उसी को बोलते हैं अमूर्त। जो दिखाई नहीं देगा उसको अमूर्त बोल देंगे, और मूर्त उसको बोलेंगे जो दिखाई दे रहा है उसको मूर्त बोल देंगे। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलिए इसको, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलिए। तो दोनों क्या है, सेम चीज़ है। ये 11 से वयस्क अवस्था तक होता है, यानी कि जब तक बच्चा मैच्योर यानी परिपक्व नहीं हो जाता तब तक ये अवस्था क्या होता है, चलते रहता है। तो अब हम लोग चारों अवस्था के बारे में देखते हैं। अब चारों अवस्था को एक एक करके देखते हैं कि इससे इम्पोर्टेंट जो तथ्य है क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, संवेदी पेशी अवस्था, जो कि इसका अवस्था कब से कब होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे भी जो भी कुछ बच्चा सीखेगा वह सीखेगा अपना ज्ञान इंद्रियों से। यानी कि ज्ञान इंद्रियों का मतलब हो गया यानी कि अपनी त्वचा से, आँख से, मुंह से, कान से, जो है जीभ से, इसी से वह बच्चा क्या करेगा, अपना ज्ञान को बढ़ाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है अपने ज्ञान इंद्रियों या इंद्रियों के द्वारा से क्या होता है, सीखता है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चा यहाँ क्या करेगा, देख कर सीखेगा, या सुनकर सीखेगा, या स्पर्श करके सीखेगा। तो ये सब क्या है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही सीखेगा। तो देखना क्या, ज्ञान इंद्रियाँ ही ना, एक आँख से देखेगा, या सुनेगा किससे, कौन से सुनेगा, स्पर्श करेगा किससे, स्पर्श किससे होगा, त्वचा से स्पर्श करेगा। ये सब जो है सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाएगा, ठीक ना। तो आगे चले हम लोग। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट तत्व देख लीजिए। जैसे 12 से 18 माह में बच्चा क्या करता है, प्रयास एवं त्रुटि से सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी बच्चा गलती भी करेगा या जो कुछ वहाँ पे सीख भी लेगा। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, कब होगा, 12 से 18 माह में ऐसा कार्य करने लगता है। आगे देखिए, अगला देखिए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 18 से 24 माह में क्या होता है,
वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा को आप कोई भी वस्तु उसके सामने रख के उसको आप छुपा दीजिएगा तो वह अस्तित्व में सोचता है कि बच्चा वहाँ पे सोचेगा कि नहीं, ये जो यहाँ से वस्तु हटा के रख दिया, ये क्या होता है, ये वस्तु का अस्तित्व अभी भी है। लेकिन जब 3 से 4 माह का बच्चा ऐसे रहता है तो अगर उसके सामने से वस्तु हटा के रख देंगे तो वहाँ पे जो है क्या होता है, बच्चा ये नहीं सीख पाता है कि वस्तु वहाँ पे है रियल में या वस्तु नहीं है। ठीक ना। तो आपको प्रश्न डायरेक्ट रूप से इस प्रकार से पूछ देता है कि जो है जीन पियाजे की किन अवस्थाओं में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। तो आपको ऑप्शन क्या में मार देना, संवेदी पेशी अवस्था में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग सीख रहे होंगे हम आशा करते हैं। तो चलिए आगे, यहाँ पे जो बच्चा होता है क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, दूसरे जिस प्रकार से कोई भी कार्य करेगा उसी का अनुकरण कर लेगा, यानी उसको देख के क्या होता है बच्चा ज़्यादा सीखता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। कितना, 2 से 7 वर्ष का। तो देखिए इस जो है किस प्रकार से इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। तो देखिए, कुछ करने से पहले, यानी अब कोई भी वर्क कर रहे हैं उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तब उस कार्य को हम लोग क्या करते हैं। तो वही बोल रहा है कि कुछ करने से पहले चिंतन करना संक्रियात्मक कहलाता है। यानी हम लोग कोई वर्क कार्य करने से पहले जब सोच रहे हैं, दिमाग में उसको घुमा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संक्रियात्मक। उसी को परक संक्रियात्मक अवस्था में एक गुण और आता है, कौन होता है, जीववाद। कौन होता है, जीववाद। जीववाद का मतलब होता है कि जब बच्चा, ठीक ना, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीववाद। उसको क्या बोलते हैं, जीववाद। जैसे कि इस अवस्था में जब बच्चा रहता है, अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो वह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि उसमें जान है, ये वह सजीव है या निर्जीव है। या पंखा जब चल रहा होता है तो ये बच्चा स्पष्ट नहीं कर पाता है, बच्चा स्पष्ट नहीं कर पाता है ये पंखा जीवित है या मरा हुआ है या निर्जीव है, यह स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो अगला चले हम लोग। तो अगला आप देख पा रहे होंगे, अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता तो बोलता है जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कुछ कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अहम केंद्रिता। यानी जो भी कुछ बच्चा इस अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा यह सोचता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, ये सब क्या है, वह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अहम केंद्रिता बोलते हैं। अगला देखिए हम लोग, तो तीसरा नंबर है अपलटावी गुण। अपलटावी का मतलब हो गया वह पलटा कोई भी वस्तु को पलटा के नहीं सीख सकता है, वह नहीं जानता, पलटाना नहीं जानता। जैसे इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पुलटना नहीं सीखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अगर बच्चा को 2 + 4 सिखा रहे हैं 6 होता है, तो अगर उसको आप बोल देगा 4 + 2 कितना हो जाएगा, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा कि ये 6 है। इसी को बोलते हैं अपलटावी गुण। या इसी में आप इसको बोल दें कि 2 + 3 दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये 5 होता है, और उसी में फिर हम लोग इसको बोल रहे हैं कि 3 + 2 कितना होता है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपलटावी गुण। तो अपलटावी गुण कहाँ पे नहीं होता है, तो ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसमें एक और होता है मुद्रा संप्रत्यय। मुद्रा के बारे में नहीं जानता है। अगर आप उसको 2000 का भी नोट दे दीजिए और अगर आप उसको 2 रुपया का 5 गो जो है ये दे दीजिए, सिक्का दे दीजिए, 5 गो सिक्का ले लेगा, लेकिन 2000 का नोट वह नहीं लेगा। तो यानी इसी को बोलते हैं मुद्रा संप्रत्यय। दूरी के बारे में भी नहीं जानता है, भार के बारे में भी उतना स्पष्ट नॉलेज नहीं रहता है, ऊंचाई के बारे में भी नहीं जानता है। ये सब अवधारणा जो होता है बच्चे में क्या होता है, कमी होता है। कौन सा अवस्था के लिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था के लिए या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए। कितना अवस्था कितना होता है, कब से कब कितने वर्ष का होता है, 2 से 7 वर्ष के लिए। तो अगला है केंद्रीयकरण, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी केंद्रीयकरण क्या होता है, सेंट्रैक्शन क्या होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर
केवल एक विशेषता पे ध्यान देता है तो उसे कहते हैं हम लोग केंद्रीयकरण कहते हैं। जैसे कि आप बच्चे को मोबाइल दे दीजिए हाथ में, तो वह क्या करेगा, गेम खेलने लगेगा। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, बहुत चीज़ सीखने के लिए होता है, लेकिन वह सारा चीज़ को नहीं सीखेगा। सिर्फ वह क्या करेगा कि एक चीज़ पे वह केंद्रित हो जाएगा। वह किस पे, वह सिर्फ क्या करेगा, गेम खेलना चालू करेगा। तो यह सब कौन सा अवस्था में आ गया, ये केंद्रीकरण हो, जीववाद हो या आम केंद्रिता हो, ये सब कौन सा अवस्था में आ गया, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दो अवस्था और बचा हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नेक्स्ट बचा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और कुछ प्रश्न भी लिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम जो 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको सीटेट से रिलेटेड कराने वाले हैं, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और जो है सीटेट के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। जय हिंद।